नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फील वाले चैनल द फिरियास एकेडमी पे। मैं गौरव स्वागत करता हूँ सीटेट की इस पीवाईक्यू सेशन की क्लास में। अभी क्योंकि शुरुआत है तो हम लोग पहले जो जुलाई 2024 में जो पेपर हुए थे, इनफैक्ट नॉट इन जुलाई, जो 2024 में जो पेपर हुए थे पहले एक बारी वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी आएंगे। तो आज है ये आपकी जो जुलाई में पेपर हुआ था 2024 में, उसका पेपर एज इट इज आपके सामने है। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: संख्या चार्ट, डायनेस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा और ग्राफ पेपर। ओके, तो कौन सा इनमें से सबसे अच्छा है, बेहतर है समझाने के लिए डेसिमल के कॉन्सेप्ट को? तो हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, अगर मैथ्स में कोई भी टॉपिक अगर हमें सिखाना हो तो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है ये, कि किसी भी टॉपिक को स्पेशली इन मैथमेटिक्स सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? CPA। C stands for concrete, P stands for picture and then A stands for abstract। हमेशा इसी सीरीज में चलता है। मैथ्स अगर सिखाना है या सीखना भी है तो ऐसे करेंगे, हम जल्दी सीख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या चार्ट, अगर मैं नंबर चार्ट बना दूं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसमें कंक्रीट वाली बात कहाँ आई और उसमें क्या डेसिमल्स पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो संख्या चार्ट जिस भी ऑप्शन में है ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा हमारा। डाइनस ब्लॉक्स, ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि डाइनस ब्लॉक्स में क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े से छोटे पर आ सकते हैं। डेसिमल इन एक्चुअल है क्या? कोई एक चीज है, हमने उसके 10 बराबर टुकड़े कर दिए। यही तो कर रहे हैं। पहले हम लोग कंप्लीट सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ये सिखा दिया। देन उस एक के हम 10 टुकड़े करते हैं, वही पॉइंट 1 कहलाता है, पॉइंट 2, पॉइंट 3। फिर उस एक के अगर हम लोग 100 टुकड़े कर दे तो वही पॉइंट 0 1। इस तरीके से कंसेप्ट समझाते हैं। तो यहाँ पर डाइनेस ब्लॉक्स हमारे बहुत काम आ सकता है। इट कैन बी अ राइट आंसर। टेलर का गिनतारा, अबेकस, आप भी समझते हैं ये डेसिमल को सिखाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ पेपर, बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, ये ब्लॉक्स जब तक नहीं आए थे तो ग्राफ पेपर की मदद से ही सिखाया जाता था। तो ग्राफ पेपर भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कौन सा है राइट आंसर। केवल बी, केवल बी नहीं हो सकता। देख लेते, केवल बी भी हो जाता बट हमें आगे के ऑप्शंस और चेक करने पड़ेंगे। बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। इसका मतलब ये सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कहता है स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। प्रतिशत के बेस पर, परसेंटेज के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ दो मोटरसाइकिल के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। मीन्स जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 8% दिया जा रहा है। ओके, एक समूह दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। तो इन्होंने क्या किया, सही किया या गलत किया? चलो भाई अब समझते हैं। सिंपल सा है, दो मोटरसाइकिल है, हम एक मोटरसाइकिल की कीमत 100 रुपये मान लेते हैं, दूसरी मोटरसाइकिल की भी कीमत हमने 100 रुपये मान ली। इसने क्या कहा कि दोनों मोटरसाइकिल पर जो डिस्काउंट है वो कितना है? 8% है। ओके, तो यहाँ पर 8% मीन्स ये 8 और ये 8, यानी 200 रुपये की चीज थी, 16 रुपये का डिस्काउंट देना था, तो ये कितने में मिल जाता? 184 इसका सेलिंग प्राइस हो जाता। अब देखो इन्होंने किया क्या, बट इन्होंने क्या किया, कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर उसमें से 16% काट लेता है। तो कुल मूल्य इन्होंने देखा 200 रुपये और फिर इसका 16% काट लिया। मीन्स कितना काट लिया? 32 रुपये काट लिया। जो डिस्काउंट देना था 16, वो इन लोगों ने क्या कर दिया? 32 कर दिया। भाई ऐसी अगर दुकान मिल जाए ना, मजा आ जाए।
वहां पे पहुंच जाओ, ले भाई। हाँ बहुत सही बहुत सही, ऐसे हम लोग। और कई बार इस तरीके से दुकानदार कंफ्यूज भी करते हैं कस्टमर्स को, पर कई बार कहते हैं ना कि वो भी अपने जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ है कि देना था 8% और दे दिया उन्होंने कितना, 16%। उसने सोचा अरे 8% उस पे, आज 8% उस पे, दोनों मिला करके 16 हो गया। पर ये क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। तो क्या गलती करी है, पहला कह रहा है सही है तथा यह छूट एवं मूल्य का परिकलन करने का एकमात्र तरीका है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, बिल्कुल गलत। प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है, गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% की छूट काट दी है। तो अगर ये उदाहरण से समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमें और कोई सा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस 1/9, 1/21, 3/7 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले हमें सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। देखो फ्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, हम न्यूमरेटर इक्वल कर लें, दूसरा हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। तो कोई से भी एक तरीके से लेकर के चलो, बड़ी आसानी से आपका निकल जाएगा। पॉइंट वाला इन सबको डिवाइड दे करके देखना, फिर डेसिमल में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो भी एक अल्टरनेटिव मेथड होता है। पर हम उसको करने की यहाँ पर सलाह नहीं देते, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये देखो लिख लेता हूँ मैं, 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63। तो हम क्या करेंगे, इस सब का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। सबसे बड़ा 63 है, चेक कर लेते हैं, 7 9 जा 21 दिया और 9 सते, तो बिल्कुल हो जाएगा 63। तो यहाँ पे 7/63, यहाँ पे 3/63, यहाँ पे 27/63 और यहाँ पे 12/63। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 सत्ते 21 दिया 7 निम, तो ये 9 तिया 27 हो गया, और ये 63 था तो एज इट इज रह जाएगा। अब देखो बस सिंपल है, ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 63 है, मीन्स ये क्या बता रहा है कि टुकड़े बता रहा है, कितने टुकड़े हैं भाई। अब 27 है मीन्स कोई चीज लंबी है, उसके 63 टुकड़े टुकड़े, यहाँ पे 12, ये 7 और ये 3। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और फिर सबसे छोटा कौन सा है। हमें किस में करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। मीन सबसे बड़ा क्या है हमारा, 3/7। तो 3/7 है, 3/7 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो गए। 3/7 के बाद 12/63, देन 1/9, और ये मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फ्रैक्शन के ऊपर मैं एक कंप्लीट क्लास लूंगा, उसमें आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा यहाँ पर 35th क्वेश्चन नंबर गायब है, क्योंकि वो क्वेश्चन सीटेट ने उसको गलत कर दिया था, उसके ऑप्शंस गलत थे, तो मैंने भी वो यहाँ से हटा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। इनमें से ऐसा क्या है जो मैथ्स लेबोरेटरी में किया जाता है। तो पहला है, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। बिल्कुल सही बात है ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। जो मैथ्स लेबोरेटरी बनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि बच्चे वहां पर जाकर के क्या कर सके, आनंद ले सके। यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता है। देखो थियरम्स वहां पे प्रूव लैब में हो सकता है, कर सकते हैं, बट ये उसकी एक विशेषता नहीं है। ओके, अगला, यह कंजेक्चर बनाने, कंजेक्चर यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइपोथेसिस बनाने, मीन्स कोई भी एक चीज हमने मान लिया कि ऐसा हो सकता है, उसको जांच करने
कि भाई होता है या नहीं होता है, उसकी जांच करने और फिर पैटर्न के आधार पर उसका एक जनरलाइज करना। तो यस, ये भी मैथ्स लेबोरेटरी में होता है। ओके, इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए नहीं भाई, ये कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं है, मैथ्स लेबोरेटरी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं बच्चों को, गलती करें सीखें। ओके, तो अब देख लेते हैं कौन से में है ए और सी। ए और सी हमारे सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 करोड़ इज, अब देखो ये थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न को चेंज किया। नॉर्मली हर बार यही पूछा जाता है 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर है। तो ये याद रखें आप सभी, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो एक बार याद कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इसके बाद अरब। इस तरीके से ये चलता है, अरब, 10 अरब, खरब। ये यहाँ पर ऐसे ही रहता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये 10,000 एज इट इज है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लाख के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, 100,000 आ जाता है। लाख के लिए क्या आ जाता है, 100,000 आता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि 1 लाख किसके बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद अगर आप देखें, 1 लाख हो गया, 10 लाख, तो यहाँ पे 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन। क्या आ जाता है, मिलियन। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा ही लगभग यही पूछा जाता है कि 1 मिलियन किसके बराबर है। तो 1 मिलियन किसके बराबर हो जाता है, 10 लाख के। फिर 1 करोड़ होता है 10 मिलियन, 10 करोड़ होता है 100 मिलियन। ओके, और फिर 1 अरब हो जाता है बिलियन। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है ये, कि 1 अरब, 1 अरब किसके बराबर है। तो 1 अरब बराबर है 1 बिलियन के। क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है, बिलियनर्स, इसकी दौलत इतने बिलियन डॉलर हो चुकी है। यूनिकॉर्न भी माना जाता है जिसका 1 बिलियन डॉलर मार्केट कैप हो जाए। तो ये काफ़ी चीज़ें ये चलती आ रही हैं, तो ये पूछा जा सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 1 करोड़ किसके बराबर है, 10 मिलियन के। 1 करोड़ किसके बराबर है, 10 मिलियन के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है आपको, एक डेटा दिया गया है कि सोमवार को इतने पेशेंट, मंगल को इतने, बुधवार को इतने, वीरवार को इतने, शुक्रवार को इतने, शनिवार को इतने पेशेंट हैं। ओके, अब इस डेटा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पहला है, आंकड़ों का परिसर 27 है। अब परिसर या रेंज कहते हैं इसको। रेंज का फॉर्मूला सिंपल है, जो हाईएस्ट होता है और जो लोएस्ट होता है उन्हीं के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर हाईएस्ट है 45 और लोएस्ट है 18। इनका अगर डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 18 7 25 और 20 45। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ओके, तो हमें यहाँ पे किसको चुनना है, गलत कथन को चुनना है। ओके, तो यहाँ पर ये सही होते हुए जो सही है वो क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। 1 2 3 4, 4 दिन 30 से अधिक थी। इसका मतलब अधिकतर दिन क्या है, 30 से अधिक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, सही है, इसलिए क्या है, गलत है। अगला, सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। सोमवार और बुधवार
को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, हम बगैर देखे भी बगैर चेक करे भी उस पर टिक कर सकते हैं कि यही आंसर है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरीजों की कुल संख्या 200 थी। आप टोटल कर लेना, वो 200 से कम आएगा या फिर 200 से ज्यादा आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है? मैंने इस पे आंसर की जो चेक करी थी उसमें कुछ और था। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आंसर बनता है वो है भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। भास्कराचार्य और आर्यभट्ट मींस ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होना चाहिए। बट आंसर की में उन लोगों ने रामानुजन और वराहमिहिर दिया हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, भाई गलती मेरे से भी हो सकती है। बट जहां तक मैं ढूंढ पाया इसको, तो इसका राइट आंसर है भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जी। ये माने जाते थे संख्यात्मक विश्लेषण के फाउंडर, संस्थापक के रूप में ये माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन एग हैज अ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 2 डजन एग्स? 65 ग्राम है एक अंडे का मास। तो उसने कितने का पूछा है, 2 दर्जन, यानी 2 दर्जन यानी कितने, 24 का। तो बस आपको क्या करना, गुणा कर देना, 24 पंजे 120, 12, 24 छः 144, 45 46, और ये हो जाएगा 1560 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। बट आंसर देख रहे हैं यहाँ पर केजीज में है, 1.56 केजी, 1 केजी 56 ग्राम्स। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्लियर है। ग्राम में हमें इसे कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया, 1.56 केजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, सही आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी, देखो 92 में उसने शुरू किया है, 23 में वो रिटायर हो गई। तो उसने उसकी नौकरी की अवधि थी मीन्स उसने कितने दिन काम किया, हमें बस ये बताना है। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पर, देखो 2023 में वो रिटायर हुई, जनवरी में हुई थी और रिटायर हुई है मार्च में। अगर मैं 13/1/1992 से लेकर के 13/1/23 तक देखूं तो मेरा कितना आ जाएगा, कितना टाइम पीरियड हुआ, तो 3 में से 2 गया 1, और ये 31 ईयर्स। ओके, 31 ईयर्स हो गया। अब 31 ईयर्स किस में है, 2 में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो 13/1, सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको करने का, 13/1/2023 तक कितना हो गया हमारा, 31 ईयर्स हो गया। यहां तक बात क्लियर है? ओके, वैसे तो कैलकुलेशन बहुत तरीके से कर सकते हो, बट मैं ये चाहता हूं कि इसमें सिंपल, क्योंकि कई बारी ऐसा भी वो करेगा, कहेगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि एक ट्रेन 27 फरवरी 1992 को यहाँ से चली और 1 मार्च को अपने गंतव्य स्थान पर इस समय पहुंची, तो बताओ ट्रेवल का टाइम कितना था। ओके, तो अब देखो यहां पर वो ये नहीं बताएगा आपको कि 92 लीप ईयर था या नहीं था, ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि 1992, क्योंकि 92 है, 4 से भाग हो रहा है, तो वो लीप ईयर था। तो वहां पे आपको 28 की जगह 29 फरवरी में आपको लेना पड़ेगा, वो नहीं बताएगा आपको। ओके, तो सेम चीज यहां पर है, 13/1/23, 13/2/23 और 13/3/23। तो 2 महीने और हो गए, 1 से 2 और 3 पर हम लोग गए यहाँ पर। ओके, अब 13 से लेकर के 31 तक, अब ध्यान देना गलती क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली क्या करेंगे, मार्च का महीना होता है 31 दिन का। ओके,
मार्च का महीना होता है 31 का, 13 को उसने करा, हम उसमें से 13 को माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि 13 को तो उसने ड्यूटी करी है, तो उसने ड्यूटी कब नहीं करी थी, तो 12 दिन ही तो नहीं करी थी। तो आप इसमें से 13 माइनस ना करके क्या माइनस करेंगे, 12, क्योंकि 12 तक उसने ड्यूटी नहीं करी थी, 13 से तो वो ड्यूटी कर रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 19 डेज आ जाएगा। मीन्स 31 वर्ष 2 मास और 19 दिन सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री एंड 30 डिग्री। ध्यान रखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर एक 50 है, दूसरा 30 है, सो 50 30 80, तीसरे को कितना होना पड़ेगा, 100 डिग्री होना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा उत्तर सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFFS 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। भाई यहाँ पर क्योंकि एक उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो संस्था है उसने किस प्रकार से डाला है, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, सबसे पहले अब वो बात करता है एक्सपीरियंस की। जैसे मैं बात करता था, मैंने क्या बताया, हमेशा क्या बताया, कंक्रीट पिक्चर एब्स्ट्रैक्ट। तो अब कंक्रीट में यहाँ पर कंक्रीट की जगह क्या चेंज कर दिया गया, कंक्रीट को ही बोला गया, एक्सपीरियंस बोल दिया गया। पिक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट अभी भी वहीं पर मौजूद है। तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ बोलचाल की भाषा, देन पिक्चर, और देन जो सिंबल्स होते हैं हमें उसके ऊपर बिल्कुल लास्ट में जाना है। ओके, तो सी यस BCDA ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दो स्तंभ आपको दिए गए हैं, फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट का एक फलक, अ लाइन हैज, एक रेखा, अ रे हैज, एक किरण। ओके, मीन्स हमें यहाँ पर चेंज मैच करना है। अ लाइन सेगमेंट हैज, ओके, हाँ चलिए भाई मैच करते हैं। टू एंड पॉइंट्स, दो अंत बिंदु होते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर मिलाना था। चलिए, अ लाइन हैज, एक लाइन का, एक लाइन के बारे में हम क्या कहते हैं कि निश्चित लंबाई नहीं होती। मीन्स फर्स्ट का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। एक लाइन क्या होती है, चलो हम इसके कर लेते हैं। लाइन जिसकी न तो कोई शुरुआती बिंदु होता है, न ही कोई अंत बिंदु होता है। देखो, इसकी शुरुआत हम करते हैं पॉइंट से, न तो कोई आकार न ही कोई आकृति। जब बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, और वो सीधी रेखा में चलते हैं, तो वही क्या फॉर्म करती है, लाइन फॉर्म करती है, जिसका न तो कोई शुरुआती बिंदु होता है, न ही कोई अंत बिंदु होता है। इसी में से अगर एक फिक्स टुकड़े को काट कर अलग कर लिया जाए, तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। और तीसरी होती है रे या फिर किरण, जिसका एक शुरुआती बिंदु तो होता है पर उसका अंत बिंदु नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं सूरज की किरणें, सूरज की रेखाएं, सूरज की रेखाखंड क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि शुरुआती बिंदु उसका सूरज हमें पता है, अंत बिंदु उसका नहीं पता, इसलिए कहा जाता है वो सूरज की किरणें, या यहाँ पर कह सकते हैं हम रे। ये रे हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, और ये लाइन हुआ। तो यहाँ पर है फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट का एक फलक, एक तल का एक भाग निरूपित करता है। ओके, मीन्स यहाँ पे मैं गलत कर रहा था, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का हो जाएगा अ लाइन हैज, अ लाइन हैज निश्चित लंबाई नहीं होती, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का है ए रे हैज,
तो एरे हैज एक अंत बिंदु होता है, तो थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। ओके, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत है, अगली में कोशिश करेंगे इस दिक्कत को दूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 HM 8 DAM इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर एक पोएम आप सभी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज हो जाती है। पोएम क्या है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ओके, याद रखेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब यहीं पर इसी में सेम सब कुछ चलता है, मिली सेंटी डेसी यहां पर हो जाएगा ग्राम, और ये आ जाएगा डेका हेक्टो, और यहां पर आ जाएगा किलोग्राम। ओके, और इसी तरीके से मिली सेंटी डेसीलीटर, यहां पर आ जाएगा सेम मिली सेंटी डेसी, जब यहां पर ग्राम होगा तो ये आ जाएगा लीटर, एंड देन डेका हेक्टो किलोलीटर। ओके, तो तीनों में यही सेम रिलेशन है, आप किसी को भी याद करके बता सकते हैं। यहां पर है कि ये मिली सबसे छोटी यूनिट है और किलो सबसे बड़ी यूनिट है। मिली सबसे छोटी यूनिट है, किलो सबसे बड़ी यूनिट है। किलो को जब हमें छोटे को बड़े में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, तो जितने स्टेप नीचे जाएंगे। अगर पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो 2 स्टेप नीचे गए तो सिंपल आंसर 100। आपको कई चीजें याद होती है, वहां से आप इसको चेक भी कर सकते हो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सबने याद कर रखा है 1000। अब यहाँ पे कितने स्टेप नीचे गए, 1 2 3, तो 3 स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, 3 0 मीन्स 1000। अब इसने कहा 22 HM हेक्टोमीटर को किस में करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आंसर सबका किस में है, मीटर में है। तो हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 स्टेप हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ये क्या हो गया, 2200 M। नेक्स्ट है 8 DAM, 8 डेकामीटर। अब 8 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, एक स्टेप नीचे आए तो एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा 80। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2280 मीटर विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो चलिए, ये थे आज के 15 क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन लेते हैं। अगली क्लास में जो बाकी जो पेडागोजी या जो भी रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो तरीका हमारा अभी यही चलेगा कि पहले हम लोग एक बारी दुश्मन को जानेंगे, फिर मैं टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो करते रहिए, जुड़ जाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं आप सभी। मेरे साथ आप लोग सॉल्व भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं होती है तो इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, आपका टाइम सारा का सारा यूटिलाइज होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।